Hello, hi, namaste to everyone. Welcome to my channel Home Science. Let's crack it. Here I am Dr. Vandana Gupta and now I am going to start question from PGT 2016. तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो PGT 2016 का पेपर है बट इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी 2019 में। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप लोग जानते ही हो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही सॉल्व करवाती हूँ और ये आपका पीजीटी का पेपर है जिसमें कि 125 क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए फिर फटाफट इसको हम सॉल्व करा देते हैं। और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होने वाला है तो आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके एग्जाम की तैयारी में थोड़ा हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एन एजेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन द रिसर्च वर्कर्स एंड पीपल एट लार्ज इज। पहला है विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय या फिर सामाजिक समूह, यानी कि एक्सटेंशन, ग्राम पंचायत, स्कूल या फिर सोशल ग्रुप। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर है जो कि आंसर की आई थी माध्यमिक के द्वारा, तो उसके अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो है विस्तारण। यानी कि एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्कर हैं, उनके बीच में जो खाई को पाटने का काम करती है वो है एक्सटेंशन। क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो गांव के लोगों और जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच में एक आप कह सकते हो कि संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि रिसर्च वर्कर्स के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो इन्वेंशन किए जा रहे हैं, उनको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और जो गांव के लोगों की समस्या होती है उसको रिसर्चर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि एजेंसी पूछी गई है तो यहाँ पर होगा एक्सटेंशन यानी कि विस्तारण। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि बुलेटिन, लीफलेट, समाचार कहानियां डैश के अंतर्गत समूहीकृत हैं। किसके अंतर्गत? व्यक्तिगत संपर्क, वृहद संपर्क, सामूहिक संपर्क या फिर ये सभी। बुलेटिन, लीफलेट्स, न्यूज स्टोरीज आर ग्रुप्ड अंडर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स, मास कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बुलेटिन, लीफलेट, समाचार कहानियां, तो जो प्रचार प्रसार की जो विधियां होती हैं, यानी जिसे कि हम एक्सटेंशन एजुकेशन मेथड्स बोलते हैं, तो वो 3 होते हैं, इंडिविजुअल, मास और ग्रुप। तो इसमें जो होता है अलग अलग विधियों का यूज किया जाता है। 3 विधि हैं और इन 3 विधियों के अंदर जो इसका मेथड होता है, तरीका होता है लोगों तक पहुंचाने का, न्यूज यानी कि विचारों को और स्टोरीज को, या आप कह सकते हो जो भी सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, वो ये सब बुलेटिन, लीफलेट, न्यूज स्टोरीज और बहुत सारी चीजें जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर होगा कि जो बुलेटिन, लीफलेट और न्यूज स्टोरीज के द्वारा जो सूचना पहुंचाई जाती है लोगों तक, वो किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है वृहद संपर्क यानी कि मास कॉन्टैक्ट के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो मेथड्स हैं वो आपके दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो हम सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ओपी धामा, यहाँ पर जो ओपी धामा जी हैं, ओपी धामा एवं ओपी भटनागर, इनके अनुसार दृश्य श्रव्य साधनों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है यहाँ पर आप देख सकते, संचार एवं प्रसार में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, अप्रोचेस इन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर 3 चीज है, व्यक्तिगत संपर्क है, सामूहिक संपर्क है और विराट संपर्क यानी कि वृहद जिसे बोल सकते हैं मास अप्रोच। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या आता है,
व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल विजिट के द्वारा हम सूचनाओं तक पहुंचा सकते हैं, खेतों में जाकर पहुंचा सकते हैं, घरों में जाकर के पहुंचा सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र के द्वारा पहुंचा सकते हैं और टेलीफोन पर बात करके हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सामूहिक जो संपर्क है उसमें प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करके, विधि मेथड्स में यानी जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसमें आपका मेथड्स है और रिजल्ट है, यानी आप ये कह सकते हो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है और मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी जो प्रदर्शन होता है वो दो तरीके से होता है। ओके, विधि और परिणाम के द्वारा, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा, चर्चा बैठक यानी कि जो डिस्कशन मीटिंग्स होती हैं, तो इसमें क्या ये समूह में किया जा रहा है। सामूहिक संपर्क का मतलब है जो सूचनाएं सामूहिक संपर्क के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, तो समूह के द्वारा जो सूचनाएं पहुंचाई जाए तो वो समूह में ये सारी चीजें आ रही हैं। ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा, पैनल डिस्कशन हो गया, परिचर्या यानी कि सिंपोजियम, फोरम, ग्रुप इंटरव्यू है, संवाद या लोक संप्रेषण, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप, फील्ड डेज, यात्राएं, इनके द्वारा जो है ये ग्रुप संपर्क में आते हैं, यानी कि ग्रुप अप्रोच। और विराट में अगर बात करें मास अप्रोच, तो फिल्म एंड स्लाइडर्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, छपी हुई सामग्री यानी जैसे कि आपका प्रिंटेड जो मटेरियल हो गए, लीफलेट हो गया और क्या बोलते हैं फोल्डर्स हो गए, लीफलेट हो गए, ये सारी चीजें आपकी, फ्लैश कार्ड हो गया, मॉडल्स एंड प्रदर्शन, रेडियो रिकॉर्ड की हुई यानी कि जो रिकॉर्डेड टॉक्स होते हैं, चार्ट डायग्राम, सर्कुलर लेटर्स है, समाचार पत्र की कहानी यानी कि न्यूज़पेपर स्टोरीज, कैंपेन के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा। तो इनके द्वारा हम बहुत अधिक लोगों तक, विराट संपर्क का मतलब है कि मास अप्रोच यानी कि बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मोदी जी हैं रेडियो के माध्यम से अपने मन की बात कहते हैं, तो वो क्या है, आप कह सकते हो उसको मास अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है, न्यूज घर घर में न्यूज आती है, तो हर घर में न्यूज आ रही है, तो ये भी एक मास अप्रोच है सूचनाओं को पहुंचाने का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बुलेटिन, लीफलेट और न्यूज स्टोरीज का, तो वो आपका मास कांटेक्ट में आ जाएगा, या फिर आप इसको मास अप्रोच भी कह सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है डीपीटी को विस्तारित करें। पहला दिया गया डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया न्यूमोनिया टिटनेस, डायरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस या फिर डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टॉक्साइड। एक्सपेंड डीपीटी, तो वही चीजें यहाँ पर इंग्लिश में दी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, डीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है पहला आपका डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो ये जो है आपका जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं उसमें जो टीका लगवाया जाता है तो उसी में से लिया गया है। तो यहाँ पर एक मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो कि जो टीका लगवाया जाता है बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए, तो उसमें कई सारे टीके लगते हैं जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक 5 साल का हो जाता है तब तक ये जो है टीके लगते हैं। अब ये रिवाइज दिसंबर 2010 में है, यानी कई सारे टीके जो है ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीसीजी है, ओरल पोलियो है, डीपीटी हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है और पीसीबी 10 निमोनिया के लिए है, तो इसको ऐड किया गया है। देखिए नाउ अवेलेबल, पहले नहीं था लेकिन रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। मेजल्स और येलो फीवर, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कब कब दिया जाता है ये टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है का तैयार होना चाहिए कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है एट बर्थ और बिफोर 2 वीक्स, यानी कि जैसे बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर या तो बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए होता है ये, और या तो फिर अगर एट बर्थ नहीं लगा हुआ है तो 2 वीक्स से पहले इसको लगवाना होता है बीसीजी का। ओके, ओरल पोलियो का आप देख सकते हो, एक तो पोलियो बर्थ पर लगाना होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में 6 वीक्स यानी कि 1 से 1.5 मंथ और सून आफ्टर यानी कि 6 वीक पर लगाना, 6 वीक का मतलब है 1.5 महीना, या फिर जस्ट इसके बाद में लगाना होता है। तो पहला पोलियो का टीका यहाँ पर ओपीवी ओरल जो लगता है, ठीक है, ओरल लिक्विड जो दिया जाता है, तो पहला आपका 6 वीक पर लगता है, दूसरा जो पोलियो का टीका लगता है वो 10 वीक पर यानी कि 2.5 महीने पर, और तीसरा जो लगता है वो 14 वीक यानी कि 3.5 महीने पर लगता है। डीपीटी हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का जो लगता है ये भी पोलियो के साथ ही आप देख सकते हो
6 वीक पर पहला, 10 वीक पर दूसरा और 14 वीक पर तीसरा लगता है। फिर आता है पीसीवी 10 जो यहाँ पर लिखा है न्यूमो 10, ये भी आपका और पोलियो के साथ ही, पोलियो और डीपीटी के साथ में है। ये भी 6 वीक्स, 10 वीक और 14 वीक पर लगता है। यानी कि ओरल पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और पीसीवी, इन तीनों के जो है 3-3 टीके लगते हैं। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर लगते हैं। मीजल्स का जो टीका लगता है ये आपका 9 महीने पर लगता है, 9 मंथ दिया गया है, ठीक है। और जो विटामिन ए का टीका लगता है, आप देख सकते हो ये है विटामिन ए का, 6 महीने पर लगता है। और सून आफ्टर, अब यहाँ पर देखिए, गिव विटामिन ए एवरी 6 मंथ्स टू एज्ड 5 मंथ्स टू 5 ईयर्स, यानी कि हर 6 महीने पर लगता है ये टीका, जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। यानी कि 5 साल तक जो है हर 6 महीने पर विटामिन ए की डोज दी जाती है। ओके, और जो येलो फीवर का टीका है ये भी 9 मंथ पर लगता है। ओके, तो ये चार्ट आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है, वाइडली यूज लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, ओपीवी, पीपीवी, एचआईवी या फिर बीसीजी। तो यहाँ पर लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीसीजी, ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। फिर है पांचवा क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना डैश प्रदूषण के स्रोत हैं, जल, मृदा, वायु या फिर ध्वनि प्रदूषण। ऑटोमोबाइल्स कंबशन, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग आर सोर्सेस ऑफ डैश पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, एयर या फिर नॉइज। तो ये किसके प्रदूषण के स्रोत हैं, तो ये है आपके सारे के सारे वायु के हैं। यानी ऑटोमोबाइल दहन जो निकल रहा है, घरेलू ईंधन जो जल रहे हैं, उससे जो गैस निकल रही है, तो वो सब आपके वायु प्रदूषण फैलाते हैं। फिर आता है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल या फिर लिनोलिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या फिर लिनोलेनिक अम्ल। द एसेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड, तो जो एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि आवश्यक वसा अम्ल है, उनमें आपका जो राइट आंसर है वो है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। तो यहाँ पर चलिए फैटी एसिड की बात आई है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो फैटी एसिड, ठीक है। अब फैटी एसिड जो होते हैं उसमें दो आ जाता है, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त और सैचुरेट यानी कि जिसे कि हम कहते हैं संतृप्त। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, असंतृप्त वसा इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं संतृप्त, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में आपके आवश्यक जो है फैटी एसिड भी आते हैं और नॉन एसेंशियल यानी कि जो अनावश्यक है, ठीक है। सैचुरेटेड में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है उसमें आप देख सकते हो, एसेंशियल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 हैं, ठीक है। कुछ ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपके नॉन एसेंशियल में भी आते हैं और एक है तीसरा ओमेगा 9, ठीक है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें आपका आता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, लिनोलेनिक एसिड है, ठीक है। ओमेगा 6 जो है इसमें लिनोलिक एसिड है, बट दोनों ही एसेंशियल है। लेकिन ओमेगा 3 में जो अल्फा लिनोलेनिक है वो एसेंशियल है, ध्यान दीजिएगा। जबकि ओमेगा 3 में ही आपका आता है EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड DHA जिसे हम बोलते हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है लेकिन ये नॉन एसेंशियल होता है, जबकि जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये आपका एसेंशियल यानी कि आवश्यक वसा अम्ल में आ जाता है। ओमेगा 6 में भी GL है, ये गामा लिनोलेनिक एसिड है। अल्फा लिनोलेनिक एसेंशियल में है जबकि गामा लिनोलेनिक ये आपका नॉन एसेंशियल में आ जाता है। ओमेगा 9 में ओलिक एसिड आ जाता है, ठीक है। तो कुछ जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है वो आपके नॉन एसेंशियल में है, लेकिन जो एसेंशियल में है वो है आपका लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड, ओके। और सैचुरेटेड में आपके आते हैं ब्यूटायरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है और स्टीयरिक एसिड है, ये सारे आपके सैचुरेटेड हैं और नॉन एसेंशियल हैं, ओके। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि फूड्स के,
फैट्स एंड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट्स जो कि एनिमल फैट्स में बटर, लार्ड इसमें पाए जाते हैं। संतृप्त वसा इसे हम कहते हैं। अनसैचुरेटेड में पॉली और मोनो, जो अनसैचुरेटेड है उसमें भी जो क्लासिफाई किया गया है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड। ओके, मोनो का मतलब है एकल संतृप्त, एकल असंतृप्त वसा, और पॉली अनसैचुरेटेड में है बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, अनसैचुरेटेड में भी दो है, पॉली और मोनो। तो जो आपका ओमेगा 9 यानी कि जिसके अंदर, जिसे हम ओलिक एसिड बोल रहे हैं, वो आपका मोनो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड है उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। यहाँ पर ओमेगा 3 में जैसे हमने देखा इकोसा पेंटानोइक एसिड, जिसे EPA बोल रहे थे, ये फिश शेलफिश में पाया जाता है। और जो DHA है वो आपका फिश शेलफिश, और अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है, यहाँ पर देखिएगा इसकी सोर्स दिए गए हैं किसमें ये पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक ये फ्लैक्सीड है, सोयाबीन, वॉलनट, रेपसीड ऑयल में पाया जाता है। ओमेगा 6 कॉर्न ऑयल, सेफ्लॉर और सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है। और जो ओमेगा 9 है ओलिव, एवोकाडोज, पीनट्स और आलमंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओमेगा 9। तो ये हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। ओके, ये आप तैयार कर सकते हो, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, कौन से आवश्यक जो है वसा अम्ल है ये भी पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन है, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म डैश के साथ जुड़े हुए हैं। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर या फिर निम्न प्रोटीन स्तर। मिसकैरेज LBW का मतलब है लो बर्थ वेट, एंड प्रीटर्म बर्थ आर एसोसिएटेड विद, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, लो बर्थ वेट। ठीक है, ये किससे एसोसिएट, यानी जो मिसकैरेज होता है, लो बर्थ वेट होता है, प्रीटर्म बर्थ होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है? निम्न लो फोलेट लेवल की वजह से, लो लिपिड लेवल की वजह से, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट लेवल की वजह से, या फिर लो प्रोटीन लेवल की वजह से होता है। तो आप सभी जानते हो कि जब भी प्रेगनेंसी में आयरन और फोलेट की जो है वो टैबलेट दी जाती है, तो इसी वजह से, क्योंकि अगर निम्न फोलेट स्तर हो जाएगा देन ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है कि नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है। बिकोस्ट, वेमीन, मृदु भोजन या फिर बिस्किट। सॉलिड फूड एडेड टू इन्फेंट्स डाइट इज कॉल्ड। बिकोस्ट वही पूछा गया है, विनिनियन है, विनिंग फूड इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कोस्ट। अब ये जो बी कोस्ट है ये क्या है? ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री फूड का नाम सुना होगा या फिर वीनिंग फूड का नाम सुना होगा, जो कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो 6 मंथ से कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे का स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड का मतलब है कि 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना होता है, जिसे कि हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 6 महीने तक जो ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है बच्चे की, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, जो 6 मंथ तक होता है। ठीक है, जिसमें कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना होता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना होता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन हो सकता है इस वजह से, और ना ही उसके अंदर इतना डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है, इस वजह से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है 6 महीने तक। लेकिन जैसे बच्चा 6 महीने का होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देने होते हैं, क्योंकि फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ माँ के दूध से पूरा नहीं होता है। अब उसको बच्चे को और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, देन धीरे धीरे लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड और सॉलिड फूड्स बच्चे को दिए जाते हैं। तो जो सॉलिड फूड बच्चे के डाइट में ऐड किया जाता है उसको बी कोस्ट बोलते हैं। अब बी कोस्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है, और हिंदी में हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी कह सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो देते हैं हम, यानी कि ये एक सॉलिड फूड है। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड में आपके लिक्विड और सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड सभी आ जाते हैं, लेकिन जो बी कोस्ट है इसमें सॉलिड फूड आता है। ठीक है, और ये बच्चे को दिया जाता है। ये फर्स्ट नॉन लिक्विड इन्फेंट फूड होता है, ये आपका फर्स्ट नॉन लिक्विड इन्फेंट फूड है। ओके, तो
ये आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फूड ही इसको हम बोल सकते हैं, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। जर्मन में इसको बी कोस्ट कहा जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डैश प्रयुक्त होता है। ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम सिंक्स, सीमेंट फ्लोर, डैश इज यूज, ऑक्सैलिक, विनेगर, अमोनिया या फिर ब्लीच। तो किसका यूज होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लीच का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है 10वां क्वेश्चन है, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी या फिर उपर्युक्त तो सभी। प्राइमरी सोशल सिस्टम सराउंडिंग द फैमिली सिस्टम आर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी कि जो प्राइमरी सोशल सिस्टम है, फैमिली, हमारे फैमिली सिस्टम के चारों ओर जो सराउंडिंग पहला प्राथमिक जो है सामाजिक प्रणाली है, उसमें फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं और नेबर्स भी आ जाते हैं। तो इसको हम पहले भी आपको पढ़ाए हुए हैं। जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का सिस्टम उन्होंने बताया है, इकोलॉजिकल सिस्टम बताया है, तो उसी का एक पार्ट है ये जो यहाँ पर पूछा गया है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप जो पुराने वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर आता है 11वां क्वेश्चन है, शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है। हड्डी के भार की वजह से, मांसपेशी, वसा या फिर त्वचा के भार से। इन बेबीहुड मोस्ट ऑफ द वेट गेन कम्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन बोन, मसल, फैट या फिर स्किन। तो जो बच्चे का भार बढ़ता है बेबीहुड में, वो किसकी वजह से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वसा की वजह से बच्चे का भार बढ़ता है। 12वां क्वेश्चन है, गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डैश के उदाहरण है। जैविक संचरण, वाहन संचरण, वायु या फिर ट्रांसप्लांट प्लेसेंटल संचरण। मम्स, चिकन पॉक्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, वेक्टल ट्रांसमिशन, एयर ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पूछा गया है जो मम्स, चिकन पॉक्स और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये किसके संचरण या फिर किसके ट्रांसमिशन की वजह से होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है वायु संचरण की वजह से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मम्स है, ठीक है, मम्स को क्या बोलते हैं? इसको आ, हिंदी में गलसुआ या फिर गलगंड और ऐसे कई नाम इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मम्स है ये भी आपकी वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो चिकन पॉक्स है ये भी वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमण की वजह से मम्स होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के संक्रमण की वजह से होता है। और जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये आप सभी जानते हो कि बैक्टीरिया की वजह से, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बोलते हैं, तो ये बैक्टीरियल संक्रमण है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब जो है ये जो मम्स है ये वायरल इन्फेक्शन जैसा है, और इसमें जो भी वायरस होता है उसका नाम है मम्स आर्थोरिबुला वायरस। यहीं पर मैं लिख देती हूँ, जो मम्स है समझ जाएगा इसको, इसके वायरस का नाम है मम्स आर्थोरिबुला वायरस। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस, ये इस वायरस की वजह से मम्स होता है। ठीक है, ये वायरल डिजीज है। और जो चिकन पॉक्स है ये भी वायरल डिजीज है। इसकी जो है वायरस का नाम है हर्पीस, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हर्पीस, वेरिसेला, जोस्टर वायरस। ओके, ये आपका इस वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है और इस वायरस की वजह से मम्स होता है। पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं, मम्स आर्थोरिबुला वायरस भी इसको कहते हैं। और इसका आप जानते ही हो बैक्टीरिया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली की वजह से होता है। ओके, अब यहाँ जो मम्स है उसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, इसको जिससे हिंदी में गलसुआ या फिर गलगंड ये बोलते हैं, तो इस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पर कान के नीचे साइड में जो होता है, ठीक है, ये जो है इसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इसी को मम्स बोलते हैं।
ओके, चलिए अब आते हैं 13 क्वेश्चन है, पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है। अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण या फिर माध्य। अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स। कोरिलेशन, टाइम सीरीज, सैम्पलिंग या फिर मीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समय श्रृंखला यानी कि टाइम सीरीज। चलिए अब आते हैं 14 क्वेश्चन पर। थ्रोम्बोसाइट्स को डैश भी कहते हैं, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो नोन एज, तो यहां पर दिया गया है। तो थ्रोम्बोसाइट्स इसको और भी क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो यहां पर आप पिक्चर देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब यहां पर थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको सारा दिखाई पड़े, ठीक है। यहाँ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो यानी कि रुधिर कणिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, वो 3 होती हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो आरबीसी हैं उनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। या अब यहाँ पर प्लेटलेट्स पूछा गया है, आरबीसी का भी नाम पूछा जा सकता है और डब्ल्यूबीसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए आरबीसी का काम क्या है, हेल्प्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज का काम करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें कई सारी सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इनका मेन काम क्या होता है, फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो संक्रमण से हमें बचाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन है, उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति डैश कहलाती, संकुचन, मास्टिकेशन, निष्कासन या फिर पेरिस्टालसिस। द बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मास्टिकेशन, एक्सपल्शन या फिर पेरिस्टालसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेरिस्टालसिस। ओके, द बेसिक उदरांत आधारभूत प्रेरक गति यानी बेसिक प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। 16 क्वेश्चन है, डैश शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, डैश फंक्शंस एज टिश्यू ऑक्सीजन बफर इन द बॉडी, पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन। तो आप सभी जानते हो जो बफर का काम करता है वो है हीमोग्लोबिन, यानी कि रक्त हमारा, ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। फिर 17वां क्वेश्चन है, भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है, पाचन, पीसना, मैस्टिकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। द च्यूइंग ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन, नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हो कि भोजन को जो चबाया जाना है उसको कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। पाचन तो डाइजेशन है, ओके, और जो ग्राइंडिंग मतलब पीसना हो गया, लेकिन जो चबाना, भोजन को चबाना, ये कहलाता है मैस्टिकेशन कहलाता है। फिर है 18वां क्वेश्चन है, डैश कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं, डैश सेल्स सिक्रेट एसिड सॉल्यूशन इन द स्टमक। कौन सी कोशिकाएं आमाशय में यानी कि स्टमक में एसिड सॉल्यूशन स्रावित करती हैं, मुख्य कोशिकाएं, पार्श्विक या फिर ऑक्जेंटिक या फिर पेप्टाइड, चीफ, पैराइटल, ऑक्जेंटिक या फिर पेप्टाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैराइटल यानी कि पार्श्विक। ओके, तो यहां पर ये है। तो देखिए पहले ये सेक्शंस ऑफ स्टमक, यानी जो स्टमक है उसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और एंट्रम, ठीक है। ये जो है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल है, ओके। ये अब जहां पर एलिमेंट्री कैनाल और फुंडस, सॉरी स्टमक, जिसे ये जो स्टमक है इसका शेप ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक के बीच में
आप कह सकते हो जो ये लाइनिंग दिख रही है कार्डिया बोलते हैं, यानी कि यहीं से एक दूसरे ज्वाइंट रहते हैं, यहाँ वहां पर वॉल्व लगी रहती हैं, ठीक है, जो खुलती और बंद होती हैं। और स्टमक और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूोडेनम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है ड्यूोडेनम। तो स्टमक और ड्यूोडेनम के बीच में जो ये पोर्शन है वो पाइलोरस है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो वॉल्व लगे होते हैं जो कि ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो जो स्टमक है उसका 3 भाग है, फुंडस है ऊपर वाला भाग, जो बीच वाला भाग होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और ये लास्ट वाला पार्ट है उसको एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पूछा गया है कि जो स्टमक में जो सेल्स हैं वो आपकी कौन क्या क्या सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टमक सिक्रेशंस दिया गया है। फुंडस है तो फुंडस में आपकी पैराइटल सेल्स होती हैं और चीफ सेल्स होती हैं। ठीक है, जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जो है इंट्रिंसिक फैक्टर ये सिक्रेट करते हैं। इनमें जो चीफ सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव हार्मोन है। ठीक है, पेप्सिनोजन सॉरी हार्मोन नहीं, आप इसको कह सकते हो एंजाइम कह सकते हो, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब पेप्सिनोजन से ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो पेप्सिन है, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव फॉर्म है, जबकि पेप्सिनोजन जो है ये आपका इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बॉडी है, तो यहाँ पर जो एंट्रम वाला भाग है, ठीक है, ये आपका एक मिनट, तो ये जो एंट्रम वाला भाग है इसमें आप देख सकते हो जी सेल्स, म्यूकस सेल्स और डी सेल्स होती हैं। ठीक है, ओके, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर जो एंट्रम है यहाँ पर जी सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं और ये आपके डी सेल्स हैं। तो जो जी सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिन सिक्रेट करती हैं, म्यूकस सेल्स म्यूकस पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं, और जो डी सेल्स होती हैं वो सोमेस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और जो पैराइटल सेल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर, और चीफ सेल्स पेप्सिनोजन, ये एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम ये होता है पेप्सिनोजन, ये एक सॉरी इन एक्टिव, यहां लिख देती हूँ, इनएक्टिव एंजाइम होता है, और जो पेप्सिन है ये आप कह सकते हो एक्टिव एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये सेल्स होती हैं जो कि ये हार्मोन एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पूछा गया था पैराइटल सेल्स। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो पैराइटल सेल्स होती हैं इन्हीं को ही ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर पैराइटल सेल्स राइट आंसर बताया गया है, लेकिन पैराइटल सेल्स को ही ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब है 19 क्वेश्चन है कि ACTH का विस्तार कीजिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, एक्सपैंड ACTH। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। राइट आंसर इसका बी वाला है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, ACTH का फुल फॉर्म है, और जो ACTH है ये जो एक हार्मोन है, और ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ से? जो ACTH है ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी यानी इसको हिंदी में आई थिंक पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? आपकी ब्रेन में। ठीक है, तो यानी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से ये ACTH हार्मोन सिक्रीट होता है।
फिर आता है क्वेश्चन 20 डैश लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? FSH, ACTH या फिर LH या फिर ADH। डैश स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल्स टू सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि लीडिंग सेल्स को उत्तेजित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो LH है इसको इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि आपके मेल में पाया जाता है। ओके, फिर है FSH का विस्तारण करना है, यानी कि इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पहला फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें यहाँ पर मैं बता दूं कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपका मेन, विमेन और बच्चों तीनों में ही ये काम करता है। तो जो FSH हार्मोन है ये विमेन में अगर हम बात करें, यानी कि फीमेल में अगर हम बात करें, तो उसमें क्या करता है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको जो है मैनेज करता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। और जो ओवरीज हैं उनको ओबम को प्रोड्यूस करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी कि ओवरी से जो ओबम प्रोड्यूस होता है, निकलता है, वो आपका FSH हार्मोन जो है ये उसमें हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है ऐसा करने के लिए। और जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको भी मैनेज करने में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मदद करता है। और अगर जो FSH हार्मोन है अगर ये बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फीमेल में हम बात करें क्या क्या दिक्कत आती है, एक तो जो ओवेरियन फेल्योर हो सकता है, यानी कि जो ओवरी का फंक्शन है वो उसमें डिसबैलेंस हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है। मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, यानी मेनोपॉज आप लोग जानते ही हो, मेनोपॉज का मतलब है जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। तो अगर जो FSH लेवल है अगर वो अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से मेनोपॉज जो है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, और टर्नर्स सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, जो टर्नर्स सिंड्रोम है ये एक क्रोमोसोमल डिजीज होती है जो कि मेनली फीमेल में होती है। और इसमें होता क्या है, जो एक क्रोमोसोम कम होता है, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको, ये फीमेल में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जो है क्रोमोसोम कम होता है, यानी कि वैसे कितने होते हैं हमारे अंदर 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, 23 दूना 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर पेयर में अगर हम बात करें तो 23 कह सकते हैं। ठीक है, इतने होते हैं। लेकिन जो ये सिंड्रोम होता है टर्नर सिंड्रोम, अगर ये सिंड्रोम है तो इसकी वजह से जो एक क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, यानी कि 45 ही क्रोमोसोम बचते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली फीमेल में ये सिंड्रोम होता है। और ये किसकी वजह से हो सकता है, FSH हार्मोन की बढ़ने की वजह से अधिक हो जाता है। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल यानी कि मेन में जो होता है, अगर FSH जो हार्मोन है वो कैसे काम करता है, ये जो है स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए उत्तेजित करता है FSH। ओके, और चिल्ड्रन में अगर हम बात करें, बच्चों में, तो बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में जो सेक्सुअल फीचर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लैंगिक गुण बच्चों में आते हैं, जो उनके अंदर प्यूबर्टी स्टेज आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उसका जो विकास होता है वो FSH हार्मोन उसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर मान लीजिए FSH जो हार्मोन है अगर इसमें ये अधिक हो जाता है, इसका हाई लेवल होता है, तो इसकी वजह से या तो क्या होगा, या तो जो बच्चा है उसकी जो प्यूबर्टी एज है वो जल्दी आ जाएगी, यानी कि जल्दी मैच्योर हो जाएगा, या फिर जो ये डेवलपमेंट है सेक्सुअल जो फीचर्स हैं या तो वो लेट में डेवलप होंगे या तो फिर बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे। तो जो FSH हार्मोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेन, विमेन और चिल्ड्रन तीनों में ही। फिर है 22 क्वेश्चन है, अंडोत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है। अंडा बनना, अंडे का निष्कासन, अंडे की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ओवल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एक्सपर्शन ऑफ ओवम, ग्रोथ ऑफ ओवम, या फिर नन ऑफ दीज। तो ओवल्यूशन जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, ये आपकी
एक्सपर्शन ऑफ ओवम होती है, यानी कि जब अंडे निकलते हैं, अंडे का निष्कासन होता है तो उसको अंडोत्सर्जन यानी अंडे का उत्सर्जन, निकलना, ओवल्यूशन कहते हैं जब अंडा निकलता है। ओके, फिर है 23 क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। विच वन इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल? क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। जो तीनों में दोनों में कॉमन जो होता है वो है आपका केंद्रक और जीवद्रव, ये दोनों में ही पाया जाता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन और जो स्टार्च है ये किसी में पाया जाता है, यानी कुछ चीजें प्लांट में पाई जाती हैं, कुछ चीजें एनिमल सेल में पाई जाती हैं। तो चलिए आइए डिफरेंस हम देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये आप देख सकते हो फीचर्स दिए गए एनिमल और प्लांट सेल दिया गया है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सेल वॉल का, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो जो एनिमल सेल होती है यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नॉट प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली हैव सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है। ओके, जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है एंड सेल सरफेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी कि दोनों होती है, कोशिका भित्ति होती है और जो सरफेस मेम्ब्रेन होती है वो दोनों होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, यानी क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जो कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मतलब मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल बनता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब है जो पत्तियां हरी होती हैं, ग्रीन कलर जो होता है। जो क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है, ठीक है, एक वर्णक है जो कि पत्तियों को, पेड़ों को हरा रखने का काम करता है, ठीक, ग्रीन कलर देता है, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मदद करता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, ये एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो है जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की बात करें तो जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसमें जो है जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, संग्रहण कह सकते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है जंतु कोशिका में, जबकि जो पादप कोशिका है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। वैक्यूल की बात करें, रिक्तिका जो होती है वो जो है जंतु कोशिका में नॉट यूजुअली प्रेजेंट, यानी कि यूजुअली नहीं पाई जाती है, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत ही छोटी, स्मॉल या फिर टेम्परेरी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, वो भी समटाइम्स, कभी कभी। जबकि प्लांट कोशिका में जो है लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होती है, यानी कि बड़ी जो है रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। शेप की अगर बात करें तो जो एनिमल सेल है वो कैन चेंज शेप, यानी राउंड शेप होता है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसके आकार में चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, रेगुलर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया। तो जहाँ पे क्लोरोफिल ये प्लांट में हो गया, ग्लाइकोजन ये आपकी एनिमल सेल में होता है, स्टोरेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, सॉरी स्टार्च ये प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम करता है, और ग्लाइकोजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है जो कि आपके एनिमल सेल में होता है। क्लोरोफिल भी आपके प्लांट में पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म में ये दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर कॉमन पूछा गया था। 24 क्वेश्चन है कि अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, डैश प्रोवाइड्स इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा? राइबोसोम, गोल्जी काय या फिर लाइसोसोम या फिर इंटेस्टाइन। तो इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, ये कराता है लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम है इसको मैं बता दूं, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुसाइड का मतलब आप जानते ही हो, आत्महत्या। सुसाइडल का मतलब होता है आत्महत्या, हिंदी में इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं तो कोशिकाओं में जो भी बेकार कोशिकाएं हैं जिनको सेल डेप्राइव कहते हैं, ठीक है, डेब्रिस, सॉरी सेल डेब्रिस बोलते हैं। तो उसका मतलब है कि जो कोशिकाएं हैं उसमें जो पुरानी कोशिकाएं हो चुकी हैं, टूटी फूटी, बेकार, इन्हें हम कह सकते हैं कचरा, जिन्हें बोलते हैं मलबा कह सकते हैं। तो जो बेकार कोशिकाएं होती हैं, खराब हो गई हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, तो उनको जो है कोशिकाओं की सफाई करने का काम जो है लाइसोसोम करता है। ये क्या करता है, जो बेकार कोशिकाएं हो चुकी हैं, जिनका अब कोई काम नहीं है,
वो क्या करता है, उनको डाइजेस्ट कर देता है, उनको पचा देता है। इससे क्या होता है, जो कोशिका है वो क्लीन हो जाती है, ठीक है, जिससे कि नई कोशिकाएं फिर जन्म देती हैं, वो फंक्शन करती हैं प्रॉपर तरीके से, और वहां पर जो कचरा है कोशिकाओं के अंदर वो साफ हो जाता है। ये सफाई करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम है वो जिस कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं, तो ये जिस कोशिका के अंदर होता है उस कोशिका को भी ये डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पचा देता है। यानी कि ये खुद भी जिस कोशिका के अंदर होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा देता है, इस तरीके से खुद भी ये खत्म हो जाता है। इस वजह से यानी कि आत्महत्या आप कह सकते हो कर लेता है। तो इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। खुद जिसमें होता है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ओके, 25 क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तार करें। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एटीपी का आप सभी जानते हो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये फुल फॉर्म होता है। और ये जो है कोशिकाओं में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो आपके एटीपी के ही फॉर्म में संग्रहित होती है, स्टोर रहती है, ठीक है। फिर है 26 क्वेश्चन है, अंडे की सबसे बाहरी परत आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम कौन सा होता है, कोरोना रेडिएटा, उपकला, जोना पैलोसिडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरोना रेडिएटा। तो ओवम की जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो इसका हम पिक्चर आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है ह्यूमन एग, ठीक है, ह्यूमन एग। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ओवम है, ह्यूमन एग यानी कि ओवम। इसमें जो सबसे बाहरी वाली परत है ये है कोरोना रेडिएटा, जो कि फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये बाहर की साइड में, ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है कोरोना रेडिएटा। उसके बाद की जो परत होती है उसको जोना पैलोसिडा बोलते हैं, जो कि एक जेली लाइक कोट होता है, कवर होता है, ठीक है, इसको यानी कि सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर जोना पैलोसिडा है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप कह सकते हो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ पर अंदर में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म, जिसे कि हम जीव द्रव्य बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहरी परत होती है और उसके बाद में जोना पैलोसिडा होती है। चलिए 27 क्वेश्चन है, डैश एक संयोजक ऊतक है, डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सभी जानते हो स्टमक, कार्डियक, ब्लड या फिर नन ऑफ दिस। तो जो रक्त होता है, ब्लड होता है, तो आपका एक टिश्यू भी है, संयोजक, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजक ऊतक भी ये होता है रक्त। 28वां क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग डैश द्वारा स्रावित होता है। मेजर पोर्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय स्टमक, लंग्स, हार्ट या फिर किडनी। तो किडनी के द्वारा, यानी जो एरिथ्रोपोइटिन है इसका जो मेजर भाग है वो आपका वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। और एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। एरिथ्रोपोइटिन ये क्या है, एक हार्मोन है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का, जिसे कि हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट से एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि आरबीसी के निर्माण में एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये मदद करता है। और ये कहां से सिक्रेट होता है, ये किडनी से सिक्रेट होता है। 29 क्वेश्चन है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, डाइज दैट आर अप्लाइड इन कोल्ड बाथ विद आइस आर एनियोनिक डाइज, कैटानिक, वेट डाई या फिर एजो डाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एजो डाई, ये आपका अप्लाइड इन कोल्ड बाथ विद आइस। 30 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 12 बुनाई रेशे का उदाहरण, एग्जांपल ऑफ 12 वीव फैब्रिक, मसलिन, स्पोर्ट्स कोट, बेड स्प्रेड या फिर खाकी। तो इसका राइट आंसर है खाकी, ठीक है, ये 12 वीव का एग्जांपल है। खाकी में जो खाकी ड्रेस आती है उसमें जो है 12 वीव की बुनाई होती है।
ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ये टोटल 125 क्वेश्चन है आपके 120 इसमें पीजीटी के पेपर में। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है और कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर अगर समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर जो आप ये लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ये हमको और मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा से अच्छा जो है वीडियोस आपके सामने लेकर के आए, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में ये मदद कर सके। ओके, चलिए फिर, तो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर अभी आप नए हो मेरे चैनल पर देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे भी और बहुत सारे हम कोशिश करेंगे पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे कि आपके ये एग्जाम में मदद करें, हेल्पफुल साबित हो। ओके, चलिए फिर, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बेल है आइकॉन, बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियोस के। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। और लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए अगर नहीं किया है तो। ओके, बाय बाय।